नमस्कार, मैं परितोष डोंगोकर। आज महाराष्ट्र मंडल के इस दृष्टिकोण कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। विदित है कि सामाजिक जागरूकता के लिए महाराष्ट्र मंडल रायपुर द्वारा यह दृष्टिकोण कार्यक्रम फेसबुक लाइव के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रेरणास्पद विचार एवं सुझाव इस पटल पर रखे जाते हैं। अभी तक इस कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ, शासकीय अधिकारियों एवं समाज सेवकों ने अपने विचार रखे हैं। इसी कड़ी में को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ 100 शताब्दी सुबोध पांडे मैडम जी उपस्थित हैं। नमस्कार मैडम, और स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। मैडम के बारे में मैं संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूं। मैडम वर्तमान में सहकार भारती की राष्ट्रीय महिला प्रमुख का दायित्व निभा रही हैं। इसके पूर्व महिला आयोग सदस्य, बाल संरक्षक आयोग अध्यक्ष, सदस्य महिला जैसे पदों पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। सशक्तिकरण समिति, यूथ एम्पावरमेंट एडवाइजरी कमेटी, नीति आयोग जैसे महत्वपूर्ण समितियों में भी ये मैडम रह चुकी हैं। मैडम ने गोल्ड मेडल के साथ दर्शन शास्त्र में एमए की उपाधि, तुलनात्मक धर्म दर्शन में एमफिल, एमएसडब्ल्यू, एलएलबी, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जैसे विविध क्षेत्रों में उपाधि प्राप्त की है। वर्ष महिला सशक्तिकरण के लिए 1990 से मैडम सतत कार्य कर रही हैं। अब तक 3000 से ज्यादा महिलाओं को स्वरोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दे चुकी हैं। इसके साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की महिलाओं को पुनर्वास में इनकी प्रमुख भूमिका भी रही है। राष्ट्रपति अवार्ड 2008 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभादाई पाटिल के हाथों प्राप्त हुआ। प्रोजेक्ट डायरेक्टर वेस्टर्न रीजन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस में सदस्य भी हैं। मैं मैडम से अनुरोध करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में महिलाओं की समाज में सशक्त भूमिका कैसे बढ़े, इस विषय पर अपने विचार रखेंगे। मैडम प्लीज। थैंक यू। धन्यवाद परितोष जी। महाराष्ट्र मंडल रायपुर द्वारा आयोजित दृष्टिकोण कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष अजय काले जी, सचिव श्री चेतन दंडवते जी, उपाध्यक्ष सुबोध टोले जी एवं उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ इस सराहनीय कार्यक्रम के लिए। आज के इस विषय पर बोलते समय स्वामी विवेकानंद की ये पंक्तियां सहसा याद आ गई कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पुरुष हैं या महिला हैं, परंतु ये सोचना चाहिए कि हम केवल मनुष्य हैं और एक दूसरे की मदद करने के लिए पैदा हुए हैं। भारतीय परंपरा में सनातन वैदिक काल से ही नारी को शक्ति के रूप में देखा गया है। निश्चित रूप से जब हम ये मानकर चलेंगे कि नारी शक्ति का पुंज है, वह शक्ति स्वरूपा है, तभी हम उसकी शक्तियों को पहचान कर उसके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा उसके लिए उपयुक्त है। नारी में अनंत धैर्य और दृढ़ता के गुण हैं, जिससे वह समाज को निर्माण की ओर ले जाती है, समाज का निर्माण करती है और उसका संवर्धन करती है। यदि पुरुष के पास शारीरिक श्रम है, शारीरिक श्रम की क्षमता है, तो स्त्रियों के पास सृजन और तकलीफों को सहन करने की क्षमता है। तो यदि इन दोनों का, पुरुषों के शारीरिक श्रम की क्षमता और महिलाओं के सृजन की क्षमता, इनका अगर बहुत अच्छा एक संयोग बने, बहुत अच्छा इनका समन्वय हो, तो समाज को एक बहुत अच्छी दिशा मिल सकती है और महिलाओं की सशक्त भूमिका समाज में निश्चित रूप से तय हो सकती है। नारी भी उतनी ही साहसी होती है जितना पुरुष होता है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि उसके इस साहस को परखा जाए, उसके इस साहस को अवसर प्राप्त हो। और जहां जहां नारियों को ऐसे अवसर प्राप्त हुए हैं, उन्होंने अपने साहस को प्रस्तुत किया है, उसके उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। हमें महिलाओं द्वारा अर्जित उपलब्धियों की सराहना करनी चाहिए और जो कमियां हैं उन्हें पूरा करने में समाज कैसे योगदान दे सकता है, इसका संकल्प लेना चाहिए।
महिलाओं की अर्जित उपलब्धियों पर हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए, तभी वे और अच्छा अपना जो प्रस्तुतिकरण है वह अपनी जितनी भी योग्यताओं को समाज के लिए अच्छे से वे प्रस्तुत कर पाएंगे। आरक्षण के बिना महिलाओं ने भारत में उपलब्धियां हासिल की हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल और कई राज्य की मुख्यमंत्री जैसे एकाधिकार वाले जो स्थान थे पुरुषों के, ऐसे स्थानों में भी महिलाओं ने अपना स्थान बनाया है। पुलिसकर्मी, आर्मी, आर्म फोर्स, सभी स्थानों में महिलाओं ने अपना स्थान हासिल किया है। आर्मी में आज महिलाएं कॉम्बैट ड्यूटी कर रही हैं, एयरफोर्स के जहाज उड़ा रही हैं, अंतरिक्ष में जा रही हैं, कृत्रिम पैर से एवरेस्ट की ऊंची चोटी तक जा रही हैं। और तो और आपने देखा होगा कि बीएसएफ की 161 जाबाज महिला अधिकारियों ने बाइक करतब करके दिखाए, जो एकाधिकार था पुरुषों का। तो इस प्रकार से महिलाओं ने अपनी योग्यता का परिचय, अपने साहस का परिचय दिया है और उन्होंने साबित किया है। आवश्यकता इस बात की है कि उनके इन गुणों को पहचाना जाए और उनको सुअवसर प्रदान किए जाए। और एक और मैं आपको उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगी कि अभी अभी 3 फाइटर जो पायलट्स हैं, उन्होंने भी ऐसे फाइटर प्लेन को उड़ाकर उन्होंने अपना स्थान बनाया है और उन्होंने बताया कि पारंपरिक क्षेत्र जो गैर पारंपरिक क्षेत्र थे उसमें भी महिलाओं ने अपना स्थान बनाया और महत्वपूर्ण उपलब्धियां महिलाओं ने बनानी स्थान शुरू की है। वहीं हमको अब ये भी देखना पड़ेगा कि महिलाओं के शिक्षा के स्तर को, स्वास्थ्य की आधारभूत सुविधाओं को हम किस प्रकार से आगे बढ़ाएं और समान पहुंच कैसे मिले। और जब हम बात करते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण की या महिलाओं को की सशक्त भूमिका की, तो हमें केवल शहर तक सीमित नहीं होना पड़ेगा, हमें ग्रामीण अंचल पर भी नजर दौड़ानी होगी, क्योंकि समाज हमारा शहर और ग्रामीण अंचल, वनांचल सभी को मिलकर बनता है और आवश्यकता हमें है समान अवसर इन सभी क्षेत्रों तक पहुंचाने की है। सामाजिक और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना होगा। कार्यबल में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की गुणात्मक भागीदारी कैसे हो, इसको भी हमको सोचना होगा। आने वाले समय में यदि समाज में हमको महिलाओं की सशक्त भूमिका कैसे बढ़े, जो विषय महाराष्ट्र मंडल ने रखा है बहुत ही अच्छा विषय है, क्योंकि महिलाओं ने अपनी सशक्तिकरण का उदाहरण तो प्रस्तुत किया है, लेकिन इनकी भूमिका कैसे बढ़े, अगर इस पर हम विचार करते हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि कार्यबल में इनकी गुणात्मक भागीदारी कैसे बढ़े। इस पर हमको एक व्यवस्था परिवर्तन की ओर जाना पड़ेगा, व्यवस्थाओं में परिवर्तन करना पड़ेगा। सुलभ और समावेशी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देनी होगी हमें, और ऐसी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सर्वसुलभ हो, हर किसी को उपलब्ध हो। ऐसा ना हो कि चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ऐसे शिक्षा हो और मतलब दूरांचल में रहने वाले, सीमांचल में रहने वाले हमारे लोगों तक इस शिक्षा की पहुंच ना हो, ऐसा ना हो, क्योंकि हमें तो उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। पंडित दीनदयाल जी ने जो हमें उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो हमें जो आदर्श दिए हैं एकात्म मानव चिंतन दर्शन का, तो उसको सोचते हुए हमें सोचना है कि अंतिम व्यक्ति तक यह उच्च गुणात्मक शिक्षा पहुंचे। निर्णय लेने की प्रक्रिया में परिवार और समाज के विकासात्मक पहलुओं में भी महिलाओं की भूमिका होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु सामने आया है कि निर्णय की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए। कौन से निर्णय लिए जा रहे हैं, जिन निर्णयों के आधार पर विकासात्मक मानदंड तय किए जा रहे हैं, उन मानदंडों में महिला की क्या सहभागिता है, इस पर भी हमें चिंतन करना पड़ेगा। महिला की पूर्ण रूपेण भागीदारी बढ़े और गुणात्मक रूप से यह भागीदारी सुनिश्चित हो, यह भी हमको सोचना होगा। समाज में इस संबंध में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए हम सबको प्रतिबद्ध होना होगा,
केवल बोल देने से नहीं होगा, बाधाएं बहुत आएंगी। क्योंकि अगर हम परिवार के स्तर पर भी सोचें तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। यह बात हम सालों से सुनते आ रहे हैं, सदियों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कर अब प्रतिशत बढ़ रहा है। और आने वाले समय में जो नई हमारी जनरेशन है उसके सामने निर्णय प्रक्रिया में उसकी भूमिका जब तक हम बराबरी की नहीं रखेंगे तब तक हम नहीं कह सकते कि समाज में महिलाओं की सशक्त रूप से भूमिका बढ़ रही है। तो महिलाओं की अगर सशक्त भूमिका बढ़ानी है, समाज को अगर विकसित करने में, समाज के विकास में, समाज को आगे तक ले जाने में अगर महिलाओं की भूमिका हमें बढ़ानी है तो निश्चित रूप से निर्णय प्रक्रिया में माइक्रो लेवल पर उनकी भूमिका को हमको बढ़ाना होगा। स्त्री समर्थ होगी तभी सशक्त भूमिका उसकी समाज में बढ़ेगी। तो समर्थ स्त्री कब होगी? जब वो स्वास्थ्य की दृष्टि से, जब वो शिक्षा की दृष्टि से, जब वो निर्णय लेने की दृष्टि से सक्षम बन पाए। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के बारे में भी सोचना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि महिलाएं परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की तो चिंता करती हैं, लेकिन स्वयं के स्वास्थ्य की चिंता वो नहीं कर पाती हैं। अक्सर भोजन में जो पौष्टिक तत्व उसको लेने चाहिए वह परिवार के अन्य सदस्यों को तो देती है, लेकिन जब स्वयं की बारी आती है तो वह कहीं ना कहीं अपने साथ वो कोताही बरतती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिवार के अन्य सदस्यों की अपेक्षा अधिक क्षमता युक्त रहकर, अधिक शक्तिशाली रहकर उसे कार्य करना है और उसे सबको स्वस्थ रखते हुए आगे की ओर ले जाना है। इसलिए महिला को स्वस्थ रहना, पौष्टिक आहार लेना और स्वस्थ चिंतन के साथ, शिक्षा के साथ शिक्षित रहते हुए और जो आधुनिक युग की जितनी भी हमारी सूचनाएं हैं उनको प्राप्त करते हुए उसे अपने परिवार को आगे ले जाना है। और जब परिवार सशक्त होगा तो समाज सशक्त होगा, क्योंकि समाज की इकाई परिवार है। यदि परिवार की संरचना सुगढ़ता से होगी, सुदृढ़ता से होगी, तभी हम सशक्त और समर्थ समाज की परिकल्पना कर पाएंगे। ये मेरा विचार है। सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक नीतियों के माध्यम से महिलाओं की सहभागिता बढ़ने की ओर भी हमें कदम बढ़ाने होंगे और इस ओर हमें ध्यान देना होगा। समान अवसर प्रदान किए जाने होंगे। निश्चित रूप से बहुत ज्यादा समाज में परिवर्तन आए हैं, महिलाओं को अवसर मिल रहे हैं और महिलाएं उन अवसरों को चुनौतियों के रूप में लेकर और आगे बढ़ रही हैं। लेकिन हमें कोशिश करना होगा कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में सहयोग तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में जिस प्रकार से सशक्त रूप से महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है, इसको स्थायी रूप से आगे हम बढ़ाते जाएं। स्वास्थ्य तथा सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता का समान उपभोग हो, करियर तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन और रोजगार के समान अवसर प्राप्त हों, इस ओर भी हमें सोचना होगा। क्योंकि जब तक करियर की दृष्टि से और रोजगार के समान अवसर महिलाओं को नहीं प्राप्त होंगे, तब तक एक बराबरी की भूमिका में महिला का स्थान नहीं आ पाएगा। व्यावसायिक, स्वास्थ्य की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक कार्यालयों तक महिला की समान पहुंच, ये भी हमें देखना होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सार्वजनिक कार्यालय होते हैं, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफिसेज होते हैं जहां तक महिला पूरे जीवन कभी गई ही नहीं होती है, उसकी पहुंच ही नहीं होती है। उसे मालूम ही नहीं कि टेलीफोन का बिल कहाँ पे होता है, उसे मालूम ही नहीं कि राशन की दुकान कहाँ है। ऐसी बहुत सी महिलाएं आज भी परिवार में हैं जिनकी सारी जिंदगी उसी एक घर की चार दीवारी में ही समाप्त हो जाती है। निश्चित रूप से वो अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं, संस्कार देती हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसे सशक्त भूमिका में लाना है तो निश्चित रूप से सार्वजनिक कार्यालयों तक महिला की सुगम पहुंच बढ़नी चाहिए। तभी वह अपनी बराबरी की भूमिका निभा पाएगी समाज में, तब वो अपना एक बहुत अच्छा योगदान समाज को दे पाएगी। पुरुषों के साथ एक महिला भी एक मनुष्य की तरह, एक मानव की तरह अपनी भूमिका निभा पाएगी समाज के विकास के लिए। पुरुषों और महिलाओं की समान सक्रिय भागीदारी से सामाजिक व्यवहार परिवर्तन होगा और इस सामाजिक व्यवहार परिवर्तन से समुदाय प्रथाओं में सुधार होगा। महिलाओं की समाज में सशक्त भूमिका बढ़ेगी।
ये बहुत सुंदर बात हमारे सामने आई है कि जब सामाजिक व्यवहार परिवर्तन होगा तब हमारी सामुदायिक प्रथाओं में परिवर्तन आएगा, क्योंकि जब तक सामुदायिक प्रथाओं में सुधार नहीं आएगा तब तक हम महिला की जो पुरानी स्थिति थी और आज जो वर्तमान समय की स्थिति है उसमें विकास नहीं कर पाएंगे। जहां जहां भी विकास हुआ है आपने देखा है कि जो हमारी प्राचीन काल की जो सामुदायिक प्रथाएं चली आ रही हैं, युगानुकूल उसमें परिवर्तन किए गए हैं, और जब युगानुकूल परिवर्तन किए जाते हैं तभी वह समाज के लिए लाभकारी होता है। इसकी शुरुआत हमें हमारे घर से करनी होगी। घर से समाज तक हमारी पहुंच बढ़ेगी, तब संपूर्ण रूप से समाज का नजरिया बदलेगा, सोच बदलेगी। सोच बदलेगी तभी समस्त सृष्टि बदली हुई हमें नजर आएगी। यह तो महिला है, ये काम कहाँ कर सकती है, ऐसी सोच को बदलना होगा, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन करनी होगी हमें, और ये सब विचार हमें शहरी और ग्रामीण, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, दोनों परिवेशों को ध्यान में रखकर करना होगा। तभी हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में महिला अपनी सशक्त भूमिका समाज में निभा पा रही है। और इसके लिए मेरा तो ऐसा मानना है कि आर्थिक दृष्टि से भी महिला को मजबूत होना होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाएं अग्रणी भूमिका निभाते आई हैं। कृषि कार्य और उच्च बचत दर में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज हम देख रहे हैं कि भारत की विकास दर उच्च रही है। इसका कारण बचत और पूंजी निर्माण की उच्च दर है। तो जितना ज्यादा हमारे देश में बचत की दर ज्यादा है, उसी से हम देख रहे हैं कि पूंजी निर्माण की दर भी हमारी बढ़ रही है। भारत में बचत दर सकल घरेलू उत्पाद का 33% है, जिसमें 70% घरेलू बचत, 20% निजी क्षेत्र की बचत और 10% सार्वजनिक क्षेत्र की बचत का योगदान है। तो घरेलू बचत का बहुत बड़ा योगदान है। आप सबने देखा होगा रिसेशन के पीरियड में सारे देश हिल गए, जो अन्य दूसरे देश हैं, अन्य दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी, लेकिन हमारे देश की महिलाएं जो अनाज के डिब्बे में, कपड़ों के नीचे और अलमारी में, जहां पर भी पुस्तकों के बीच में जो उसने थोड़ी थोड़ी जो बचत संचित करके रखी थी, वही बचत मुट्ठी भर उसने अपने परिवार के लोगों को दे दी। तो यह तो मैंने केवल छोटे छोटे उदाहरण बताए, लेकिन वहीं आप थोड़े और दूसरे रूप से देखें तो मध्यम और लघु स्तर के जो उद्योग धंधों के जो लोग थे, उनको भी घर की महिलाओं ने अपने द्वारा की गई एफडी और डिफरेंट प्रकार की जो उन्होंने जो बचत की पॉलिसीज एडॉप्ट की थी, उसके द्वारा उन्होंने जो अपना आर्थिक संयोजन किया था, उससे उन्होंने मदद की। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण भारत की महिला का है। उसके अंदर यह संस्कार बचपन से, बाल्यकाल से है कि किस प्रकार से वह बचत करे और किस प्रकार से वो घर की वस्तुओं का पुनर्विनियोग कर उसका बचत करे, और वो उस प्रकार से आर्थिक सहयोग अपने परिवार को करती आई है। वहीं हम देखते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो कृषि उत्पादन में महिलाओं की बहुत ज्यादा भागीदारी है। अगर आप देखेंगे तो औसत भागीदारी का कुल श्रम का 55 से 66% जो भाग है वो महिला का है। आप देखते हैं छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है। हम देखते हैं कि खेतों में महिलाएं लाइन से, सापर खेती का जो उदाहरण हमारे यहाँ पर है, जो वो काम करती रहती हैं, कमर तक वो अपने आप को झुकाकर वो रोपे लगाती है, वो सारे काम में वो मदद करती है। कृषि में वो कटाई से लेकर के, बुआई से लेकर कटाई तक हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं वो कृषि में सहयोग करती हैं। वहीं हम देखते हैं कि डेयरी उत्पादन में महिलाओं का जो योगदान है वो कुल उत्पादन में 94% है। वन आधारित लघु जो उद्योग हैं, इसमें अगर हम देखें महिला श्रमिकों का योगदान 54% है। और एक बहुत बड़ा उदाहरण जो हम सबके सामने है, और इस उदाहरण को सामने रखते हुए मैं तो मानूंगी कि महाराष्ट्र मंडल रायपुर की ओर से यह जो हमें मौका दिया गया है आप सबसे बातचीत करने का, तो हम सब यह निर्णय ले कि इस उदाहरण को सुनने के बाद हम भी एक ऐसा यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत करें। श्री महिला उद्योग लिज्जत पापड़ सबसे प्रसिद्ध महिला व्यापारिक सफलता की कहानियों में से यह एक सफलता की कहानी है। इसमें ऐसा हुआ कि जब 4-5 महिलाएं आपस में बैठकर बात करने लगी कि हम अक्सर रोज खाली समय पर बैठते हैं और केवल चर्चा करते हैं और चले जाते हैं, तो उसमें से किसी एक बहन ने कहा, मुझे पापड़ बहुत अच्छे बनाने आते हैं।
तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ऐसा करना, जब अगली बार आप आए तो अपने पापड़ बनाने का जो आप भी जो आटा और जो भी मसाले उपयोग करती हैं वो लेकर यहाँ आइए, और हम चारों जब साथ में बैठते हैं तो हमको प्रैक्टिकली वो बनाकर आप दिखाइए, और फिर हम लोग भी अपने घर ले जाकर वो बनाकर लेकर आएंगे। उन 4 महिलाओं ने ऐसा तय किया, और फिर आपस में उन लोगों ने सूखा आटा और मसाला लेकर आई, और जिस बहन को यह बनाना आता था उन्होंने उन चारों को सिखाया। उन चारों ने वह प्रयोग किया और वो गीला आटा लेकर घर गई, घर से बेलकर और वापस लेकर आई पापड़, और उन्होंने एकत्र किया। ऐसा करते करते 4 से 10, 10 से 100, 100 से आज कई लाख बहनें। आज आपको मैं बता दूं कि लिज्जत पापड़ के कार्यालय से सुबह 4 बजे से आटा सूखे रूप में उनको दिया जाता है, मसाला उसके साथ में उसके अनुपात से उनको दिया जाता है। सुबह 4 बजे से लाइन लग जाती है। 1 लाख बहनें प्रतिदिन लोकल से वहां आती हैं उस कार्यालय में मुंबई में, वहां से वो अपना वो सूखा जो लिज्जत पापड़ का जो मेजरमेंट किया हुआ जो आटा है वो आटा लेकर जाती हैं। उड़द और मूंग का आटा, काली मिर्च, जीरा, नमक और जो भी उसके अंदर फूल खार, पापड़ खार वो डालते हैं, वो सब उनको अनुपात में दिया जाता है। वो लेकर अपने घर जाती हैं, और फिर वापस बनाने के बाद शाम को 4 बजे के बाद जमा करने की बारी आती है, जो रात 10 बजे तक होता है। तो आप बताइए, 4 बहनों से 1 लाख बहनों तक यह जो काम पहुंचा है, क्या हम सब ऐसा एक उदाहरण नहीं प्रस्तुत कर सकते? निश्चित रूप से आज हम संकल्प लेंगे कि सशक्त भूमिका निभाने में रोजगार की दृष्टि से लाखों बहनों को रोजगार मिलेगा, आर्थिक दृष्टि से हम सक्षम होंगे, अपने परिवार और समाज को आर्थिक दृष्टि से हम सहयोग कर पाएंगे। तो हम इस प्रकार के जो औद्योगिक गतिविधियां हैं इसके बारे में भी सोचें। 2006 में बायोटेक कंपनी बायोकॉन की स्थापना करने वाली किरण मजूमदार शॉ भारत की आज सबसे अमीर महिला के रूप में उनका नाम दर्ज है। आप सोचिए, ललिता गुप्ते और कल्पना मोरपारिया दोनों भारत की ऐसी महिला व्यवसायी हैं जिन्होंने फोर्ब्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में अपना नाम शामिल करवाया है। तो इस प्रकार से अगर हमारे सामने उदाहरण है तो हम भी इन सारी बहनों को देखते हुए, उनके उदाहरणों को देखते हुए हम भी अपने जीवन में आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक सशक्तता की ओर बढ़ सकते हैं। बहुत सारी योजनाएं हमारे सामने हैं, निश्चित रूप से उसका लाभ बहुत सी बहनों ने लिया है, जैसे मुद्रा योजना है, स्टैंड अप है, स्टार्टअप है। ई हार्ट बहुत अच्छी एक योजना हमारे यहाँ है जिसका उपयोग हम सब नहीं कर रहे हैं। बहुत सी बहनें हैं, सृजनशील हैं, अपने घर में बहुत सारी गतिविधियां करती हैं, उपयोग करती हैं। तो वो जो पदार्थ बनाती हैं, वो जो उत्पादकता वहाँ उनके परिवार में बैठकर लघु उद्योग के रूप में वो तैयार कर रही है जो प्रोडक्ट्स, वो ई हार्ट में भेज सकती हैं। ई कॉमर्स पोर्टल से हम जुड़ सकते हैं और इसके माध्यम से भी हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केटिंग के क्षेत्र में ला सकते हैं। हम अमूल का उदाहरण हमारे सामने है जिसमें 30,70,000 महिला सदस्य हैं जिनको सीधा उनके परिवार को इससे लाभ मिल रहा है। मैं कुछ दिनों पहले ही अमूल से जो लाभ प्राप्त करने वाली महिलाएं हैं उनके एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी। एक बहन ने बताया कि अमूल के द्वारा प्रशिक्षण जो उन्होंने प्राप्त किया 6 दिनों का, उससे उनके अंदर इतनी कैपेसिटी बिल्टअप हुई कि उन्होंने किस प्रकार के पशुधन खरीदने चाहिए, किस प्रकार के पशुधन की नस्ल होनी चाहिए, उनका चारा का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, उनसे उत्पन्न होने वाले दूध की मात्रा की क्वालिटी में किस प्रकार से प्रोटीन इत्यादि मेंटेन रहे, इसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, उत्पन्न दूध से किस प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, इस प्रकार के सारे प्रशिक्षण इस महिला ने प्राप्त किया। और उसने बताया अपने इंटरव्यू में कि मैंने इसलिए यह प्रशिक्षण प्राप्त किया कि मैं देख रही थी कि दिन प्रतिदिन कृषि के कार्य में मेरे पति को उतना मुनाफा नहीं हो रहा था जितना कि हमारे परिवार के लिए आवश्यक है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं उठती हूँ, भोजन करती हूँ, भोजन बनाती हूँ, अपने बच्चों को भोजन करवाती हूँ, टेलीविजन देखती हूँ और आराम करती हूँ। क्या मैं अपने पति को आर्थिक सहयोग नहीं प्रदान कर सकती? तब उस बहन ने अमूल के द्वारा होने वाले प्रशिक्षण में हिस्सा लिया और 6 दिन के प्रशिक्षण के बाद उन्होंने पशुधन खरीद कर यह दूध उत्पादन का कार्य आरंभ किया।
एक पशुधन से काम आरंभ करके आज वो 15 पशुधन के साथ काम कर रही हैं और कई लीटर दूध वो अमूल को प्रोवाइड करती हैं और उससे वो बहुत अच्छा मुनाफा अर्जित कर रही हैं। इस प्रकार के और तो और मैं आपको बताऊं कि सहकारिता के माध्यम से भी देश में महिलाओं ने काफी अच्छा काम किया है। अगर हम देखें तो कोऑपरेटिव एक ऐसा मॉडल है जिसके माध्यम से भी बहुत सी महिलाएं जो समान विचारधारा की हैं, जो कुछ करना चाहती हैं, अपना थोड़ी थोड़ी अंश पूंजी एकत्र करके अगर हम एक कोऑपरेटिव का मॉडल तैयार करते हैं, उसके माध्यम से भी हम बहुत अच्छा मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से भी हम उद्योग के क्षेत्र में या हम बैंकिंग के क्षेत्र में हम काम कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप आज बहुत सारे बने हुए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप का समय बहुत पुराना हो चुका है, बहुत लंबे समय से सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं। आज देश में 1 करोड़ के आसपास सेल्फ हेल्प ग्रुप है। लेकिन अब समय आ गया है एफपीओ का। अगर हम ग्रामीण अंचल की बात करें तो जो हमारे फार्मर्स हैं उनके लिए एफपीओ और एफपीसी की जो योजना आई है उसके माध्यम से भी महिलाएं आगे आ सकती हैं और सशक्तिकरण के साथ वो काम कर सकती हैं। स्फूर्ति एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से क्लस्टर डेवलप करके हम बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स को डिजाइन करके डेवलप करके मार्केट में ला सकते हैं। जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो भी हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है, जो भी हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं, इनका वैल्यू एडिशन करके और इन प्रोडक्ट्स को अगर हम मार्केट में लेकर आते हैं तो निश्चित रूप से आज का जो समय वर्तमान इस कोविड के समय जो चुनौती हमारे सामने आई है, अगर उसको अवसर के रूप में हम बदलना चाहें तो निश्चित रूप से अब समय ऐसा आ गया है कि हम जो भी शुद्ध और सात्विक तरीके से जो भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे मार्केट में उसको मान्यता प्राप्त होगी, क्योंकि स्वदेशी की भावना आज हम सब में फिर से जागृत हो चुकी है। हर कोई व्यक्ति ये संकल्प ले रहा है कि हमारे आसपास के लोगों के द्वारा शुद्ध रूप से घर में बनाए गए प्रोडक्ट्स को हम प्रयोग करें। तो अगर हम हिम्मत करते हैं और अगर हम ऐसा कोई मॉडल सामने लाते हैं तो सशक्त रूप से हम महिलाएं समाज में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं मानती हूँ कि अगर हम दृढ़ निश्चय कर लें, हम सोच लें कि हम आधुनिक हैं, हम शिक्षित हैं और हम समाज में एक सहभागिता की भूमिका निभाने के लिए आगे आना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। एक कविता के माध्यम से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। हाँ, मैं सशक्त हूँ पर मुझे मेरे संस्कार बोझ नहीं लगते। हाँ, मैं सशक्त हूँ पर मुझे मेरे संस्कार बोझ नहीं लगते। हाँ, मैं आधुनिक हूँ। हाँ, मैं आधुनिक हूँ पर मुझे मेरे श्रृंगार बोझ नहीं लगते। चूड़ियों की खनक, पायल की झनक मेरे लिए बंदिशें नहीं हैं, बल्कि जिम्मेदारियों का संगीत है। हाँ, मैं आधुनिक हूँ, इसलिए शर्ट्स, जीन्स, पैंट, ड्रेस आदि पसंद है बहुत। इसकी चुस्ती फुर्ती जानती हूँ, पर साथ ही साड़ी, पंजाबी, सूट इत्यादि मैं लिपटी खूबसूरती की गरिमा भी पहचानती हूँ। पर साथ ही साड़ी, पंजाबी, सूट इत्यादि में लिपटी खूबसूरती की गरिमा भी पहचानती हूँ। हाँ, मैं शिक्षित हूँ, इसलिए कष्ट पहुंचाने वाले घूंघट प्रथा से कट्टर गुरेज है। पर बड़ों के सामने हल्का सा आंचल डाल लेना यूं एहसास दिला जाता है मुझे कि मेरे सिर पर अभी भी बड़ों का हाथ है और मेरी जिंदगी इनके आशीर्वाद से भरी है। अस्तित्व अपना जानती हूँ मैं, अस्तित्व अपना जानती हूँ मैं। उच्छृंखल नहीं, वास्तव में सशक्त हूँ मैं, क्योंकि मैं स्त्री हूँ। हाँ, मैं सशक्त हूँ पर मुझे मेरे संस्कार बोझ नहीं लगते। हाँ, मैं आधुनिक हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद शताब्दी पांडे जी। महाराष्ट्र मंडल की दृष्टिकोण कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं की समाज में सशक्त भूमिका कैसे बने, इसके ऊपर आपने बहुत ही अच्छे विचार रखे और मैं सभी श्रोताओं की ओर से और महाराष्ट्र मंडल की ओर से आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इन टेक्निकल बिंदुओं पर हमारे ज्ञान का विस्तार किया है। साथ ही साथ आपने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया है कि समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर तो जागरूकता बहुत आ गई है। स्त्रियां
आजकल करीब करीब सभी क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत आगे बढ़ गई है। हमारे जी। सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं। उसके साथ ही स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान दे रही है। लेकिन आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया है, वो है डिसीजन मेकिंग। जी जी डिसीजन मेकिंग में मुझे लगता है आज भी महिलाएं पीछे हैं, ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है बोले, या जो समाज की स्थिति है। महिलाएं फाइनेंशियली तो कमा रही है, लेकिन उनके एटीएम्स उनके हस्बैंड के पास रहते हैं, या उनके भाई के पास रहते हैं, या उनके पिता के पास रहते हैं। तो मुझे लगता है आज के इस समय में आत्मनिर्भरता बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कमाई के मामले में तो आत्मनिर्भर हो रहे हैं, लेकिन बैंकिंग के मामले में क्यों दूसरे पे डिपेंडेंट हो रहे हैं? फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं। फाइनेंशियल लिटरेसी तो थोड़ा सा महिलाओं को इन सब चीज़ों में भी आगे आना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। और आपने जो डिसीजन मेकिंग के ऊपर जो बात की है, निर्णय लेने की क्षमता, उसको ज़रूर बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मेरा सभी से आग्रह है, सभी महिलाओं से, कि अपने निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करें। धन्यवाद। धन्यवाद सुबोध जी। धन्यवाद।